नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे पार्ट 3 के बारे में जो D&R रूल्स से रिलेटेड है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सेशन 1 और सेशन 2 का भरपूर उपयोग किया होगा अपनी प्रिपरेशन के अंदर। और रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक चैनल है और यहाँ पर हम शानदार तरीके से आपको प्रिपरेशन कराते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, की कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, दिक्कत इतनी सी है कि आपकी परीक्षाएं बहुत जल्दी हैं। अब उस समय तक हम जितना अवेलेबल करा पाएंगे उतना अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। बाकी स्टडी मटेरियल हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये एक ऑथेंटिक चैनल है और यहाँ आप प्रिपरेशन करते हैं अलग अलग चीज़ की। जैसे अगर हम बात करें तो किसी भी ग्रुप बी एग्ज़ाम है, अगर उसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो हम यहाँ मेगा टेस्ट जो डिसिप्लिन एंड अपील रूल है वेरी डीप हम पढ़ रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे वो एलडीसी हो या प्रमोशनल कोटे की कोई एग्ज़ाम हो दोस्तों, हम बेहतरीन तरीके से इसे कवर करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत कुछ कवर भी किया है। पार्ट 1 के अंदर हमने 15 क्वेश्चन किए थे डिटेल में और पार्ट 2 के अंदर फिर आगे के 15-30 तक पहुंचे थे। आज ये सेशन मेरे हिसाब से शायद हमारा बहुत बड़ा सेशन रहने वाला है दोस्तों। रीज़न क्या है बहुत बड़ा सेशन रहने के पीछे? क्योंकि आज हम रिमेनिंग इस पोर्शन को कंप्लीट करने का भरसक प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों, दिक्कत ये आती है कि इतनी इन्फॉर्मेशन रहती है कि हम तुरंत चाहते हुए भी हम आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, डिस्कस करना और टॉपिक को एकदम प्योरली क्लियर करना, ये मैटर करता है दोस्तों। आप में से हमारे कई साथी ऐसे होंगे जो ट्रैक मेंटेनर होंगे, कई ग्रुप सी के पदों पे एसएससी की पोस्ट पे बैठे होंगे, कई जेई की पोस्ट पे बैठे होंगे, कोई टेक्नीशियन होगा, कोई कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में होगा, कोई इंजीनियरिंग में होगा, कोई ऑपरेटिंग में होगा, कोई इलेक्ट्रिकल में होगा, कोई कॉमर्शियल या फिर अदर कोई स्टोर डिपार्टमेंट होगा उनमें होगा, जितने भी डिपार्टमेंट है कोई अकाउंट्स में होगा। तो हम वर्तमान में फुल फाइनेंशियल रूल्स के ऊपर भी 1-2 वीडियो और लाने की कोशिश में है कि आपको और अच्छे क्वेश्चन दिए जा सकें। कुल मिला के आपका बहुत प्रेम मिल रहा है दोस्तों। और ये चैनल रेलवे नॉलेज जो चैनल है ये हमारा नहीं है दोस्तों, ये आपका चैनल है, आपने बनाया है और आपके प्रेम से ही हम इतना आगे बढ़ पाए हैं। हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है हम ऑथेंटिक चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। और मेरा ये मकसद रहेगा कि जब आप चयन हो जाए ना, आपका प्रमोशन हो जाए, तो बिल्कुल हमें मैसेज करके हमें आप बिल्कुल बताएंगे सर हम सफल हुए हैं, आखिरकार हमने ये लड़ाई जीत ली। जो लड़ाई आपकी खुद की थी लेकिन हम आपके बराबर भागीदार थे, हम सहयोग कर रहे हैं आपको। चलिए दोस्तों, तो मेगा टेस्ट D&R रूल्स जो 1 अक्टूबर 1968 को लागू हुए और रेलवे कर्मचारी को नियमों में बांधने के लिए कुछ रूल्स आए और नियमों में से ही कोई सिस्टम चल पाता है वरना कोलैप्स कर जाता है। इसलिए नियमों के लिए 1966 में कंडक्ट रूल्स आए जो चाहे ऑफिसर हो चाहे कर्मचारी हो सब पर लागू होते हैं। और जो जीएम या उससे ऊपर के ऑफिसर है, रेलवे बोर्ड मेंबर हैं, उनके ऊपर ये डिसिप्लिन एंड अपील रूल लागू नहीं होते हैं, बाकी सब पर लागू होते हैं। इसके अंदर हमने पूरी चर्चाएं की थी कि कितने रूल्स हैं, क्या हैं। आज एक बार शॉर्टकट में, ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे लेकिन शॉर्टकट में अपन जानेंगे क्या रूल्स हैं क्या नहीं है, उनके बारे में कंप्लीटली डिटेल में जानकारी लेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। बोलो क्लियर है? अगर आपको स्टडी मटेरियल की नीड है दोस्तों, तो स्टडी मटेरियल के लिए ये सारी वैकेंसीज का अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, AEE, AOM, AEN, ASTE, ACM, AMM, AME, APO, CCTC, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, WLI, पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, CCTS, CLI, ALP, OS, जेई, किसी भी डिपार्टमेंट का, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, सीनियर क्लर्क, OS और OS आ गया हमारा, और भी कोई जूनियर क्लर्क की पोस्ट हो या कैसी भी ALP की पोस्ट हो, टेक्नीशियन की पोस्ट हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए स्टडी मटेरियल के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट फॉर स्टडी मटेरियल केवल व्हाट्सअप करिए दोस्तों हमसे। एलडीसी या प्रमोशनल कोटे की रेलवे विभाग इतना बड़ा विभाग है कि यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। कई लोगों को डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन रेलवे ने एलडीसी एग्जाम के थ्रू आपको मौका दिया है। और वर्तमान में परीक्षाओं में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप हलवा मत समझना, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देखना एक बार प्रीवियस ईयर पेपर। और अभी हाल ही में 2024-25 में जो पैटर्न बदला है रेलवे ने, जैसे
इतना मतलब तरीके से खुद की चीजों को बदल दिया रेलवे ने, और डिजिटलाइजेशन की तरफ इतना बढ़ रहा है कि हर कुछ ही पूछ रहा है। करंट अफेयर्स आपसे पूछ रहा है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फाइनेंशियल रूल्स आपसे पूछ रहा है, लीव रूल, पास पीटीओ, डीएनआर रूल्स, ये तो हॉट टॉपिक है एकदम। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिटेल नोट्स के लिए और हैंड रिटन नोट्स के लिए आप टेक्निकल सिलेबस हो चाहे ऑल ओवर सिलेबस हो, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे 7014682229, और हमारी टीम व्हाट्सअप के थ्रू आपसे संपर्क करेगी और आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराने की कोशिश करेगी। हम धीरे धीरे स्टडी मटेरियल के लिए अंदर काफ़ी अपडेशन भी करते जाते हैं, जो हमारे व्हाट्सअप चैनल के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि पर्सनली इतने एडमिशन है कि हम उन तक पर्सनली मैसेज करके सूचना देना हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए हम व्हाट्सअप चैनल के थ्रू आप तक सूचना पहुंचाते हैं। अगर आप में से कोई व्हाट्सअप चैनल के थ्रू नहीं जुड़ा है तो आप जुड़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हम पिन कर देंगे। दूसरी चीज़ें और हैं कि वहाँ पर करंट अफेयर्स और प्लस में कुछ इंपॉर्टेंट पीपीटीज वहाँ शेयर की जाती हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम डायरेक्ट सीधा मुद्दे पर आते हैं और टॉपिक को पढ़ने की शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों देखो, टॉपिक को पढ़ने की अगर शुरुआत करें हम, तो यहाँ से एक बार इसको एक अपन को ऐड करना है। चलिए वापस चलते हैं एक बार और दोबारा ले लेते हैं कोई पेज। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम, और सेशन स्टार्ट करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे क्या नहीं पढ़ रहे थे, एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो कुल मिला के हमें जो पढ़ना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हम जो डी एंड आर रूल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, डी एंड आर रूल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाह क्या बात है, डी एंड आर हमने वैसे लिखा और ये लिखा हुआ आ गया। ये डी एंड आर रूल्स 1968 में लागू हुए दोस्तों। कब हुए? 19। ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, हम लिख देंगे वही ठीक है। चलिए 1968 अगर डेट पूछे, नियर बाई क्वेश्चन पूछे तो 1 अक्टूबर 1968। इस डी एंड आर रूल्स के अंदर टोटल 31 रूल्स हैं दोस्तों, और 31 रूल्स कितने पार्ट के अंदर है? 7 भागों के अंदर है। दोस्तों आप ये मत सोचना कि आपने पहली वीडियो देख ली या दूसरी वीडियो देख ली तो ये स्टार्टिंग की थ्योरी हमारे काम की नहीं है, ये बार बार रिवीजन के लिए। हमें तो ये सारी चीजें पता है, आप तक बार बार क्यों पहुंचा रहा हूं? ताकि बार बार देखने से वो चीजें याद होती हैं। तो अगर आप इन चीजों को स्किप कर दोगे तो नुकसान में रहेंगे आप। इन्हें वापस देखिए, फिर से रिवाइज करिए, एग्जाम के समय बार बार देखिए। तो कुल मिला के कुल 7 भाग हैं, और हमने कल की क्लास में इन भागों के बारे में चर्चा भी की थी कि भाग नंबर जो 1 है उसके अंदर रूल नंबर 1 से 3 रखे गए हैं, जिसमें परिभाषाएं और किस पर लागू होंगे किस पर नहीं लागू होंगे ये बातें की गई हैं। भाग नंबर 2 सस्पेंशन को कवर करता है, जो रूल नंबर 4 और 5 को कवर करता है। 4 के अंदर आपका सस्पेंशन अथॉरिटी कौन होगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा, रिमूवल अथॉरिटी कौन होगा, डिसमिसल अथॉरिटी कौन होगा। 5 के अंदर सस्पेंड करने के लिए कौन सा फॉर्म जारी किया जाएगा। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखें आप, आपको सस्पेंड करने के लिए कौन सा फॉर्म जारी किया जाएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो फॉर्म भी आपके लिए जरूरी है। देखिए ये पेन भी बार बार निकल जाता है, ये चाहता है कि आपको पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं। चलिए दोस्तों, हाँ जी, चलिए। तो कुल मिला के यहाँ पे 5 के अंदर सस्पेंशन के लिए SF1, डीम्ड सस्पेंशन के लिए SF2, निर्वाह भत्ते के लिए SF3 सस्पेंशन के अंदर, और SF4 रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। तो ये सारी बातें यहाँ की गई हैं। जो भाग 3 है इसमें पेनल्टी के बारे में बात की गई है। रूल नंबर 68 पेनल्टी सारी 6 के अंदर बोला गया है कि ये मेजर पेनल्टी होगी, ये माइनर पेनल्टी होगी, सारी चर्चाएं। भाग 4 के अंदर रूल नंबर 9 से 16 तक है, और रूल नंबर 9 से 16 तक क्या बताया गया है? ये बताया गया है कि इन पेनल्टीज का प्रोसीजर क्या होगा, इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त करना, प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंट करना, ये सारा भाग 4 के अंदर है। पार्ट 5 के अंदर क्या है? पार्ट 5 के अंदर अपील है, रूल नंबर 17 से 24 तक, ये अपील का है। पार्ट 6 जो है ये 25 और 25A है। आप खुद इससे महसूस कर सकते हैं, इसमें 3 रूल आ रहे हैं, इसमें 2 रूल आ रहे हैं, इसमें 3 रूल आ रहे हैं, इसमें ज्यादा रूल आ रहे हैं, इसमें ज्यादा रूल आ रहे हैं। ये एकमात्र ऐसा है जिसमें एक ही रूल आ रहा है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट रहता होगा। भाग 6 कितना इंपॉर्टेंट रहता होगा कि 25 और 25A ही हैं। और जो पार्ट 7 है दोस्तों, उसके अंदर 26 से लेकर 31 तक के सारे रूल हैं दोस्तों। बोलो क्लियर? तो इस प्रकार से ये हमने चर्चाएं की। इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए? इसके अलावा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इन्हें शॉर्ट में SF बोलते हैं। SF1 आप रिकॉल करते चलिए, मैं SF1 लिखूं, आपके मन में से उत्तर निकलना चाहिए। SF1
जो SF1 है उसकी अगर बात करें तो SF1 सस्पेंशन के लिए काम में लिया जाता है। सर SF2 की बात करें तो डीम्ड सस्पेंशन 48 घंटे 48 आवर्स से या 2 दिन से ज़्यादा आप जुडिशियल कस्टडी में रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि SF2 विभाग जारी करेगा डीम्ड सस्पेंशन के मामले में। SF3 अगर आप कहीं और नौकरी नहीं कर रहे हैं तो खुद निलंबित कर्मचारी, ऐसा सवाल एग्जाम में आने वाली परीक्षाओं में बनेगा कि वह कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिस एकमात्र फॉर्म है जिस पर निलंबित कर्मचारी हस्ताक्षर करता है, तो ये SF3 है। सबसिस्टेंस अलाउंस 50% जीवन निर्वाह योग्य भत्ता और 90 दिन से ज्यादा का अगर सस्पेंशन पीरियड कर रहे हो तो ये 75% तक मतलब 25% बढ़ाया जा सकता है विभाग के द्वारा। अगर आप करप्शन के चार्जेज हैं तो ऐसा नहीं है कि 90 दिन पर हमेशा ही बढ़ाया जाएगा, विभाग को लगता है तो बढ़ाया जाएगा विभागीय कार्रवाई के कारण। अब उसके बाद में SF4 आपको वापस ड्यूटी पर लेने के लिए रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन है, निलंबित कर्मचारी को फिर से ड्यूटी पर लेने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 4 जारी किया जाएगा। SF5 जो है ये मेजर पेनल्टी आपको देने के लिए किया जाएगा, बड़ा दंड बड़ी शास्ति, मेजर पेनल्टी ध्यान रखना, मेजर पेनल्टी बड़ी शास्ति। इसके साथ 4 फॉर्म होंगे और ये कुल मिला के 150 डेज में आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। और मेजर हो चाहे पेनल्टी कैसी हो, 10 डेज के अंदर प्रतिवेदन आपको लिख के देना पड़ेगा, जवाब दे सकते हो आप अपना बचाव। और बचाव के लिए 3 डिफेंस काउंसलर आप ले सकते हैं और आफ्टर रिटायरमेंट अगर कार्रवाई चलती है तो 60 काउंसलर ले सकते हैं। सर SF6 क्या है, तो निलंबन के दौरान सस्पेंशन के दौरान आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं और कौन से नहीं दिए जा सकते, कई बार आप छेड़खानी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। SF7 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू ईओ नियुक्त होता है, इंक्वायरी ऑफिसर। और SF5 जब भी आपको जारी करनी है तो आपको इंक्वायरी जरूर करानी है। बड़ा दंड दे रहे हो इंक्वायरी नहीं करा रही है, कहाँ की बात आ गई, नौकरी से निकाल रहे हो किसी को, इंक्वायरी कराई नहीं। हाँ कुछ मामलों में एग्जेम्पशन है, जैसे राष्ट्रपति ने कह दिया हो कि नहीं कराना, न्यायपालिका ने दंड खुद ही दे दिया हो तो जांच हो गई ना आपकी, और क्या जांच करानी है। तो कुछ ऐसे एग्जेम्पशन है जहां इंक्वायरी नहीं करानी। सर ऐसे ही SF8 होता है, इसमें प्रेजेंटिंग ऑफिसर, ये मुख्यतः विजिलेंस के मामलों में होता है रेलवे विभाग की तरफ से। सर इसके बाद में SF9 है, इसे कह दिया जाता है हटा दिया गया, लेकिन एक केवल इसमें शो कोज नोटिस हटाया था, सेकंड शो कोज नोटिस, सेकंड वो भी, पहले 2 बार शो कोज नोटिस जारी किया जाता था कर्मचारी के नाम से। सर SF10 क्या है, ये कॉमन प्रोसीडिंग है, जैसे मान लो 3-4 कर्मचारी एक साथ मिलकर, आप ऐसा मान लो जैसे 3-4 कर्मचारी है और वो एक साथ मिलकर कोई रेलवे का कोई सामान बेच रहे हैं, तो बताओ सबके लिए अलग अलग विभाग या अलग अलग ऐसे DRM थोड़ी जारी करेंगे वो चीजें, नहीं। तो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है ये कॉमन प्रोसीडिंग करेगी, सबको एक साथ ही लपेट लेगी, सबका इलाज कर देंगे, तो इसका मतलब SF10। उसके बाद में SF11 ये छोटी शास्ति है, माइनर पेनल्टी है, जिसमें इंक्रीमेंट रोकना, वेतन कम करना या फिर डिमोशन कर देना, कुछ समय के लिए आपको पदोन्नति से रोकना, ये सारा मतलब ये एक प्रकार से माइनर पेनल्टी हो गई। माइनर पेनल्टी की अगर बात करें तो ये 31 डेज में पूरी होनी चाहिए। और इसके साथ जब भी आपको माइनर पेनल्टी दी जाए तो आपके ऊपर क्या चार्जेस लगे हैं इसके बारे में भी बताया जाए। इंक्वायरी कराना जरूरी नहीं है, ये इंक्वायरी ऑफिसर खुद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी हो सकता है या किसी को नियुक्त भी कर सकता है। SF5 में अक्सर किसी को नियुक्त किया जाता है ताकि किसी पर पक्षपात के जो स्क्रूड अप्रोच है ना उसका आरोप ना लगे। SF12 जो है वो कुछ विशेष मामलों के लिए आप, जैसे अदालत ने दिया हो कोई आदेश या राष्ट्रपति ने कहा हो, तो विशेष मामलों में SF12 जारी किया जाएगा। SF13 राष्ट्रपति से मंजूरी, अगर कोई रिटायर्ड कर्मचारी या गजेटेड ऑफिसर है तो राष्ट्रपति से मंजूरी। और अगर SF14 की बात करें तो ये आपको कुछ इनके ऊपर ये तो मंजूरी है और इनके ऊपर कार्रवाई SF14 के थ्रू है। ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट फॉर्म्स की बात की दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम हमारे क्वेश्चन की, 30 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो स्वागत है आप सभी का रेलवे नॉलेज चैनल पर, और मैं हूं आरवी सर। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और अब समय आ गया है वापस लौटने का, और अब समय आ गया है अपनी सारी चीजों को वापस लेके आने का। 30 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट, 30 तक तो हमने कर लिए थे, 31 से हम मामला स्टार्ट करेंगे। अब आगे ऐसे ही निकालना पड़ेगा दोस्तों, एक बार PPT पहले सेट की भी नहीं है, मुझे लग रहा है ये हैंग हो गया क्या, एक बार वापस से करते हैं दोस्तों।
यही चीज़ें हो जाती हैं आपको। जब जब भी हम अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ये परिस्थितियां विपरीत चली जाती हैं, परिस्थितियां खिलाफ चली जाती हैं आपकी। ठीक है दोस्तों, परिस्थितियों को खिलाफ नहीं जाने देंगे आपके। चलिए दोस्तों, धीरे धीरे निकाल लेंगे, हमारे कौन सी जल्दबाजी है। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये वैकेंसीज हैं आपके लिए। और अब हम 30 तक धीरे धीरे चले जाएंगे दोस्तों, हमारे कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए दोस्तों, लेकिन आप कंप्लीट पूरी स्टडी करो, डी&आर रूल्स में से क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे आपका। लेकिन अगर आप स्किप करोगे तो एग्जाम भी आपको स्किप कर देगी। अगर आप स्किप करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो एग्जाम भी फिर आपको स्किप करेगी। तो इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ हमें पूरा वीडियो देखना है और लाइक करना है, ताकि हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन और उत्साहवर्धन हो। हाँ जी दोस्तों, ये लो जी, आ गए। जिस ऑप्शन में 0 लिखा हुआ दिखे वो नो है, और 1 लिखा हुआ दिखे मतलब यस है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं तो लाइक करके दिखा दो कि कितने लोग तैयार हैं। चलिए दोस्तों, एन अपील टू बी पनिशमेंट इम्पोज्ड बाय डीआरएम कैन बी मेड टू जीएम। डीआरएम द्वारा लगाए गए दंड की अपील जीएम से की जा सकती है। डीआरएम ने आपके ऊपर कोई दंड लगा दिया तो जीएम तो हायर अथॉरिटी है, जीएम के दंड की अपील डीआरएम के पास थोड़ी कर रहे हो। तो डीआरएम के लगाई हुई अपील आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये उसी प्रकार की बात है कि अगर आप अपने इमीडिएट सुपरवाइजर से छुट्टी ले रहे हैं, वो छुट्टी नहीं दे रहे तो ऊपर वाले के पास चले जाओ, वो भी नहीं दे रहे तो उससे ऊपर चले जाओ। हायर अथॉरिटी के पास भी वो सारी पावर होती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि डीआरएम द्वारा लगाए गए दंड की अपील जीएम से की जा सकती है। बिल्कुल जीएम से की जा सकती है, आप अपील कर सकते हैं। अपील कितने दिन के अंदर करनी रहती है? 45 डेज के अंदर आपको अपील करनी रहती है। अपील के बारे में भाग कौन से में बताया गया है तो आप खुद देखिए। पहले भाग में 1 से 3, दूसरे में सस्पेंशन, तीसरे में पेनल्टी, चौथे में पेनल्टी का प्रोसीजर, पांचवें भाग के अंदर अपील की बात की गई है। भाग कौन से में बात की गई है? 5वें में। और आर्टिकल 17 से कहां तक की गई है? 24। 17 में वो चीजें हैं जिन पर आप अपील नहीं कर सकते, 18 में वो हैं जिन पर अपील कर सकते हैं, 19 में वो हैं कि किसके सापेक्ष अपील करोगे, 20 में आप ये कर सकते हैं कि अपील की सीमा बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए। ये सारी बातें अलग अलग जगह की गई हैं, तो यहाँ आप अपील कर सकते हैं दोस्तों। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लिमिट अंडर डी&आर फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पनिशमेंट? टाइम लिमिट क्या है? अरे वाह, ये तो बहुत गजब सवाल है, ये कोई अपील वाला सवाल थोड़ी है। जैसे मान लो किसी अधिकारी ने आपको कोई सजा दे दी और उसी बीच में आपने कोई और करते और कर दिया, सजा चल ही रही है, तो क्या दोबारा आपके ऊपर डी&आर कार्रवाई होगी? दोबारा होगी क्या आपके ऊपर डी&आर कार्रवाई? या अधिकारी को पावर दे दिया कि अगले ने, जैसे मान लो आज कार्रवाई कर ली, कल दोबारा आज गलती कर दी आपने, आपके खिलाफ कार्रवाई चालू हो गई, कल आपने फिर से गलती कर ली। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कोई टीटी है और वो शराब पी के ड्यूटी करता है और पैसेंजर से बदतमीजी करता है। आज वो पकड़ा गया, उसके खिलाफ कार्रवाई चालू हो गई। अब उसको ड्यूटी पर तो ले लिया 10-15 दिन बाद में, महीने भर बाद में मान लो ड्यूटी पर ले लिया, सस्पेंड कर दिया था। अब फिर से उसकी गाड़ी लगा दी, फिर से उसने शराब पी के वो काम कर दिया। अब फिर से इंक्वायरी करोगे क्या उसके खिलाफ? या आपके पास पावर होती है कि उसी में सजा में कम ज्यादा किया जा सकता है? तो ये कहना चाह रहा है कि डी&आर के तहत सजा बढ़ाने और घटाने की समय सीमा क्या है? 1 साल है, 2 साल है, एनआईपी जारी होने से क्रमशः 6 महीने और 1 साल। इसमें अलग अलग प्रावधान है। एनआईपी जारी होने के 6 महीने और 1 साल, कुछ सजाएं कि ये चीजें तो 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं आप, और कुछ चीजें 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। ऐसा सवाल ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। किसी भी अधिकारी के पास इस प्रकार से अथॉरिटी होती है। कुछ चीजों के लिए 6 महीने बाद और कुछ चीजों के लिए 1 साल तक का टाइम होता है, 1 वर्ष के अंदर। एनआईपी कल हमने पढ़ी थी, व्हाट इज एनआईपी। तो मैंने ये भी कहा था कि एनआईटी से कंफ्यूज मत होना। ये टेंडर के अंदर एक वर्ड आता है एनआईटी, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। IREPS एक पोर्टल होता है, उसके ऊपर सारा मामला चलता है। एनआईपी यानी नोटिस ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी, आपके ऊपर पेनल्टी लगाने के लिए आपको सूचना देना, यही एनआईपी होती है। जिस दिन आपने एनआईपी जारी की है उस दिन से 6 महीने और 1 साल का दायरा होता है। अगर कोई कर्मचारी बार बार अगर परेशान कर रहा है, बार बार अगर इन नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके खिलाफ उसी के तहत कार्रवाई बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, पहले वाली सजा को, जैसे मान लो किसी आदमी को 1 इंक्रीमेंट रोक दिया, फिर गलती की तो आगे 3 इंक्रीमेंट रोक दिए अगले के,
ऐसी कार्रवाई छोटी शास्ति में बड़ी शास्ति ऐसे ही दी जाती है दोस्तों। कई लोग मैंने देखा था कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे थे सर बड़ी में तो छोटी दे सकते हैं, छोटी में बड़ी कैसे दें। ये लो साहब, दोबारा गलती कर देगा, बड़ी शास्ति में कन्वर्ट कर देंगे उसको। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अपील अंडर डीएनआर? अपील करने के लिए टाइम लिमिट क्या है? तो अपील क्या टाइम लिमिट क्या है? 45। अपील किसके पास की जाती है? अपीलिएट अथॉरिटी के पास की जाती है, जो हायर ग्रेड में होता है। किससे? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से। ये अनुशासनिक अधिकारी अलग चीज है, अपीलिएट अथॉरिटी अलग चीज है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी अलग चीज है। कैसे? जैसे मान लो आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपको ज्वाइनिंग दी डीआरएम ने, ये आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो गई। अब आपके ब्रांच ऑफिसर आपके लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो गई, जिस ब्रांच में आप काम कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई कर्मचारी है इंजीनियरिंग ब्रांच में, उसने गलती कर दी, तो उसके खिलाफ चार्जशीट जारी करना, एनआईपी जारी करना, ये सारे काम उस ब्रांच ऑफिसर के होंगे। ब्रांच ऑफिसर ने अगर आपके ऊपर ये सारे काम कर दिए, तो फिर आप अपील किसके पास करेंगे? डीआरएम के पास नहीं। बीच में एक पद और बैठा है, कौन है बताइए? एडीआरएम। तो कुल मिला के आपको ये पता लग रहा है यहां से कि ज्वाइनिंग अथॉरिटी या अपॉइंटिंग अथॉरिटी अलग हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा वही अथॉरिटी आपको सेवा से निकाल सकता है। अगर आपका करते ऐसा है कि बहुत जघन्य है, तो ये ब्रांच ऑफिसर रिकमेंड कर सकता है कि साहब हमने जांच करवा ली, ये लो इसके कागज, और इस आदमी को सेवा से बर्खास्त करो, निकाल दो इसको नौकरी से। तो निकालने का अधिकार उसी के पास होगा जिसने नौकरी पर लिया है। और अपीलिएट अथॉरिटी थर्ड पर्सन भी हो सकता है, या फिर डीआरएम भी हो सकते हैं, एडीआरएम का पद खाली पड़ा है तो। और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आपके ब्रांच का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इमीडिएट सुपरवाइजर के पास भी कुछ पावर होती है। लेवल 1 के कर्मचारी के लिए तो एसएससी के पास भी पावर होती है, समझ गए? तो कुल मिला के अगर आप अपील करना चाहें तो 45 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हैं, और बाकायदा आपको अपील करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो 30 दिन है, ये क्या है? ये आरटीआई में आपने अगर कोई सूचना मांगी है तो 30 दिन के अंदर जवाब देने का समय है। आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट आया कब सर? 2005 के अंदर। वर्तमान में आरटीआई जो मुख्य सीआईसी कौन है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? अभी चेंज हुए हैं दिसंबर में, दिसंबर से दूसरे आ गए। कौन है बताइए, नाम बताइए। गोयल है, राजकुमार गोयल। क्या नाम है? राजकुमार गोयल, याद रखना। इनसे पहले कौन था? हीरालाल सामरिया, सितंबर 2025 तक थे। गलत याद मत कर लेना, सितंबर 25 तक कौन थे? हीरालाल। लेकिन अभी करंटली कौन है? तो दिसंबर 2025 से राजकुमार गोयल है। ये सीआईसी के अंदर है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर आया, कब से लागू हुआ? पूरे भारत में 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005 से। राष्ट्रपति ने साइन कब किए? तो 15 जून को ही कर दिए थे, 15 जून को राष्ट्रपति ने साइन कर दिए थे। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा और क्या पता हो? 12 मई को संसद के दोनों सदनों से पास होकर निकल गया था। सर ये तो बहुत डीप इंफॉर्मेशन है, तो बिल्कुल रट लो इसको, यहां से क्वेश्चन आ गया तो। और इस जो सीआईसी है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, जो मुख्य सूचना आयोग है, जो सूचना आयोग है, इसके अंदर 10 तो सूचना आयुक्त होते हैं, एक मेन अध्यक्ष होता है। तो एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने सूचना आयुक्त होते हैं? तो कितने होते हैं? 10 होते हैं, ध्यान रखना। अगर आपको कोई भी सूचना लेनी है तो आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल पर, गूगल पर जाके आरटीआई ऑनलाइन खोल के और शिकायत या सूचना मांग सकते हैं। सूचना अगर आप मांगेंगे तो वो सूचना कितने दिन में देनी पड़ेगी? 30 दिन में। कौन देगा? हर डिपार्टमेंट में एक अधिकारी को पीआईओ बनाया जाता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जैसे रेलवे में सीनियर डीपीओ या डिप्टी सीपीओ होता है, डिप्टी सीपीओ होता है, और ये पीआईओ होता है। अगर ये जानकारी नहीं देगा तो डेली के 250 रुपए इसकी सैलरी कट सकती है, या फिर मैक्सिमम डेली के 25,000 रुपए के हिसाब से सैलरी कट सकती है। बोलो क्लियर? तो एक प्रकार से इनको वादों में बांधा गया है। अगर आपने सूचना किसी और डिपार्टमेंट से मांग ली थी, मांग ली किसी और से, तो आपको 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, 35 दिन के अंदर आप दे सकते हैं। अगर सूचना आपने किसी की जिंदगी जीने और मरने से संबंधित है, तो फिर आपको 48 आवर्स के अंदर, जो आप जुडिशियल कस्टडी वाला मामला है ना, वैसा ही है डीम्ड सस्पेंशन वाला, 48 घंटे के अंदर जानकारी देनी पड़ेगी, वरना 30 दिन का टाइम है। अगर आपको सूचना सही नहीं लगती, आपको कोई कमी लगती है, तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं सर। क्या कर सकते हैं आप? फर्स्ट अपील कर सकते हैं। अब सर ये फर्स्ट अपील किसके पास होगी और कितने दिन के अंदर? 30 डेज का फिर से आपके पास फर्स्ट अपील का टाइम होता है।
आप 30 दिन के अंदर फर्स्ट अपील करेंगे। और अगर सीनियर डीपीओ है तो उनसे ऊंचे जो अधिकारी है, मतलब एडीआरएम लेवल के जो अधिकारी होंगे, उनके साइन होके और इस बार मैटर आपके पास पहुंचेगा। थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। तो अगर आपने फर्स्ट अपील कर दी कि मैं इस सूचना से वाकया नहीं रखता, इत्तेफाक नहीं रखता, कृपया करेक्ट सूचना दें, ये सूचना नहीं दी गई, अगर कोई सूचना नहीं दी जाए, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो आप फर्स्ट अपील लगा सकते हैं। उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। आपने जो एक बार लगाया इसी के 10 रुपए लगेंगे। और अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल के अंदर है, तो आपका 0 रुपया चार्ज लगेगा। केवल सूचना देने वाला आपसे 2 रुपीज पर पेज आपसे वो चार्जेस मांग सकता है। वो आप पे करेंगे तो अगला आपको सूचना दे देगा। अगर आप पे करेंगे 2 रुपीज पर पेज। अगर सूचना ऑडियो और वीडियो से संबंधित डीवीडी की है तो आपसे 50 रुपए मांगे जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना। आप किसी की निजता के बारे में ये चीजें नहीं जान सकते। आरटीआई एक्ट को भी किसी दिन डिटेल में बता देंगे कि धारा 8 जो है इसकी, वो धारा 8 ये कहती है कि कौन कौन सी सूचनाएं नहीं दी जा सकती। कल को आप तो भारत सरकार को कह दोगे कि परमाणु बम कहां रखे हुए हैं, सूचना दो। भारत सरकार आपको बताएगी क्या परमाणु बम? गोपनीय बातें, सुरक्षा से संबंधित बातें, दो देशों की आपस में क्या बातें हो रही है, जो फॉरेन रिलेशन है, इनके बारे में बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जो नागरिक को पता नहीं होनी चाहिए। जो सुरक्षा का मामला है उस मैटर के अंदर आप तो पूछ लो कि जम्मू कश्मीर में कहां कहां सेना बैठी है और कितने सिपाही बैठे हैं, तो ऐसी जानकारियां नहीं दी जा सकती है। धारा 8 में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। धारा 6 इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है, कितनी धाराएं ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो इसको डिटेल में आरटीआई एक्ट को एक दिन हम बहुत डीपली जान लेंगे। अब सर फर्स्ट अपील के बाद में जवाब आ गया, मान लो 30 दिन के अंदर आप लगा सकते हो, और फिर से 30 दिन बाद आपके पास जवाब आ गया, मान लो। अगर जवाब आ गया और अभी भी आप संतुष्ट नहीं है तो सेकंड अपील का प्रावधान है। और सेकंड अपील ये होगी बहुत खतरनाक। क्यों? क्योंकि ये सेकंड अपील सीधी किसके पास जाएगी? सीआईसी के पास जाएगी। ये जो सूचना आयुक्त है, जो सूचना आयोग है, उसके पास जाएगी। और बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इधर तो अधिकारी जुड़े हुए होंगे, रेलवे प्रशासन या जिस भी विभाग के आप सूचना ले रहे हैं, और इधर आप जुड़े हुए होंगे और क्लियरली सामने बात की जाएगी। इस सेकंड अपील के लिए आपके पास 90 डेज का टाइम होता है। ये सवाल भी कई बार आ जाता है 90 दिन के अंदर। मतलब अगर आप फर्स्ट अपील की सूचना जब एडीआरएम ने आपको दे दी फिर भी आप संतुष्ट नहीं है तो लगाओ सेकंड अपील। अपील करने का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता। तो कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता तो आप सेकंड अपील कर सकते हैं। और सीधा सूचना आयोग जो है वो खुद बात करेगा, और एक तरफ एडीआरएम साहब बैठे होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, एक तरफ आप बैठे होंगे और एक तरफ जो सूचना आयुक्त है वो बैठे होंगे, और मसले की पूरी क्लियरिटी लाई जाएगी। बोलो ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को नामित करने के लिए प्रपत्र जारी किया जाता है। फॉर्म इज इश्यूड टू नॉमिनेट प्रेजेंटिंग ऑफिसर। देखो मैंने क्या कहा, इंक्वायरी ऑफिसर के लिए SF7 जारी किया जाता है। यहाँ दोनों जगह SF7 है, यहाँ 5 कर लेना कुल मिला के। तो यहाँ जो SF7 है ये तो इंक्वायरी ऑफिसर के लिए जारी किया जाता है, लेकिन SF8 ये प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए जारी किया जाता है। ये मुख्यतः विजिलेंस के मामलों में जारी किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा प्रेजेंटिंग ऑफिसर आपकी विभागीय चीजों के बारे में बताता है। SF5 मेजर पेनल्टी के बारे में बताता है। SF3 सब्सिस्टेंस अलाउंस के बारे में बताता है। 50% भत्ता आपको मिलेगा, और इस भत्ते में से GPF का पैसा काटना कोई जरूरी नहीं है, ये कटौती नहीं की जाएगी, ये भविष्य का पैसा है। अब घर चलाने के लिए पैसा मिल रहा है और उसमें भविष्य के लिए और इकट्ठा कर रहे हो। तो ये अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा पैसा नहीं काटा जा सकता, तो GPF का पैसा नहीं काटा जा सकता। अगर आपका कोई लोन चल रहा है कटेगा, HRA कटेगा, बिजली का बिल कटेगा, पानी का पैसा कटेगा, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से अग्रिम कोई लोन ले रखा है या कोई भी ऋण है तो वो कटेगा ही कटेगा। GPF आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, यहाँ घर चलाने के पैसे मांग रहे हो फॉर्म 3 भर के, और इधर भविष्य के लिए भी इकट्ठा कर रहे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ जी। Under D&R inquiry officer has the right to call witness whether it is admissible in Witness Act। मतलब D&R के तहत जांच अधिकारी को गवाह बुलाने का अधिकार है। क्या यह गवाह अधिनियम में स्वीकार्य है? बिल्कुल, गवाह जो विटनेस है अगला, तो विटनेस को बुला सकता है, क्या दिक्कत है इसके अंदर? तो यहाँ 1 का मतलब यस है। तो जो जांच अधिकारी है, इंक्वायरी ऑफिसर, वो गवाह को बुलाता है और पूछता है बाकायदा
अगर मान लो लगभग जांच तो देखो SF5 के अंदर होती है, लगभग SF11 में भी करा सकते हैं आप, लेकिन लगभग इसी के अंदर होता है, इंक्वायरी ऑफिसर होता है। और इंक्वायरी ऑफिसर, और जब ये जारी की जाती है तो 4 फॉर्म भी दिए जाते हैं कि आपके ऊपर क्या आरोप लगे, ये आरोप इस प्रकार से, इनकी पूरा विवरण, गवर्नमेंट विटनेस कौन है, और इस प्रकार से 4 फॉर्म दिए जाते हैं। और गवर्नमेंट विटनेस के हमेशा इंक्वायरी ऑफिसर हमेशा ही उनके बयान जरूर लेगा, और जब हमेशा ही उनके बयान जरूर लेगा अगर इंक्वायरी ऑफिसर, तो फिर उस जगह हमें पता लगता है कि यहाँ पर गवाह बुलाने का अधिकार है। बिल्कुल जांच अधिकारी को गवाह विटनेस को बुलाने का अधिकार है और बुला सकता है। तो यस आंसर होगा यहाँ पे। अंडर व्हाट रूल्स एन एम्प्लॉय कैन बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस विदाउट कंप्लाइंग विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आपसे सीधा सीधा ये कह रहा है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना, वरना हमेशा ऐसा कहा गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का मतलब किसी के साथ जस्टिस होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए, ऐसी न्यायपालिका होनी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है कानून की किताबों में। किस नियम के तहत किसी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है? डिसमिस ही कर दिया उसको, डिसमिस कर दिया कर्मचारी को, बर्खास्त कर दिया। डिसमिस और रिमूवल में क्या फर्क है? ये फर्क है कि डिसमिस किया हुआ दोबारा सरकारी नौकरी नहीं लग सकता, लेकिन रिमूवल में आप दोबारा तैयारी करो, दूसरे विभाग में ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुल मिला के, और बर्खास्त किया जा सकता है तो क्यों? नियम नंबर 10 से, नियम नंबर 8 से, नियम नंबर 9 से, या फिर यदि जांच करना संभव न हो तो नियम नंबर 14(2). ये हमने यही तो कहा था आपसे कि कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनके अंदर ये जो नियम नंबर 14 है इसके थ्रू SF12 जारी की जाती है। SF12 स्टैंडर्ड नंबर 12, स्टैंडर्ड फॉर्म 12, विशेष परिस्थितियां। आप देखना हमने जो कहा था वहां यही बताया था। तो जहां जांच करना संभव न हो तो नियम नंबर 14(2) लागू करेंगे और उसे डिसमिस किया जा सकता है। अगर न्यायपालिका ने पहले से ही उसको सजा सुना दी जघन्य अपराध के अंदर, या फिर राष्ट्रपति ने डायरेक्ट दंड का आदेश दे दिया, तो इस प्रकार के केसों के अंदर जांच कराना संभव नहीं है। संभव क्यों? क्योंकि पहले से जांच हो रखी है, तो संभव नहीं है। अब आप नियम 14(2) के तहत उसको डायरेक्ट डिसमिस कर सकते हो। बोलो ठीक है। अगला सवाल, सीलबंद कवर प्रक्रिया का पालन कब किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार आजकल ध्यान नहीं देते, नए लोग होते हैं वो क्या कर देते हैं, खुला कागज दे देते हैं, ये लो उसके सस्पेंशन का ऑर्डर। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एकदम कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं ये। किसी को वार्निंग लेटर भी कॉन्फिडेंशियली दिया जाता है ताकि अगला ही खुले उसको। तो अगर आप विभाग में काम करते हैं, आपको ऐसी कार्रवाई मिले, तो आप तुरंत कहिए कि भाई ऐसे कॉन्फिडेंशियल चीज को ऐसे कैसे दे सकते हैं आप। तो इसलिए कॉन्फिडेंशियल चीजों को सील बंद कवर प्रक्रिया का पालन कब किया जाता है? कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जब D&R के तहत जांच चल रही हो या फिर कर्मचारी निलंबित हो, तो फिर हमेशा कॉन्फिडेंशियली यूज किया जाता है। मैं ये कह रहा हूं वार्निंग, वार्निंग भी एक विभागीय प्रक्रिया है, वार्निंग एक सजा नहीं है, ध्यान रखना। तो वार्निंग अगर आपको दी जाती है, दो प्रकार की वार्निंग हो सकती है। एक तो आपको वार्निंग नॉर्मली दे दी कागज पर, और एक रिकॉर्डेड वार्निंग भी होती है। ये रिकॉर्डेड वार्निंग आपकी सर्विस शीट में दर्ज होगी, ध्यान रखना, रिकॉर्डेड वार्निंग। और नॉर्मल वार्निंग सर्विस शीट में दर्ज नहीं होगी। कर्मचारी में सुधार के लिए वार्निंग दी जाती है, तो ये एक सजा नहीं है, ध्यान रखना वार्निंग। और सस्पेंशन भी एक सजा नहीं है। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन तो एक विभागीय कार्रवाई है। आपको तुरंत आनन फानन में अधिकारी एक बार संतुष्ट हो सके कि हाँ ठीक है मैंने एक्शन ले लिया, उसे ही सस्पेंशन कहते हैं। तो ये एक विभागीय कार्रवाई है। वापस जब आपको ड्यूटी पर लिया जाता है SF4 के तहत, तो आपकी छुट्टी भी ले सकता है अधिकारी, डाइज नोन पे भी रख सकता है, नौकरी नहीं तो पैसा नहीं, डाइज नोन पे, या फिर आपके ड्यूटी के दिन भी मान सकता है कि आप रेगुलर ऑफिस आते थे, चाहे बाहर बैठे ही रहो तो मैं ड्यूटी मान सकता हूं इसे। ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के विवेक पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना। अगर आप अपील करने जा रहे हैं तो आपको पास PTO दिया जा सकता है, चाहे आप रिटायर्ड कर्मचारी हो, रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं तो भी आपको पास PTO विल बी गिवन, दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इससे आगे और बात करें। तो यहां D&R के तहत कार्रवाई चल रही हो तो फिर ये ध्यान रखें, इज वेलफेयर, वेरी गुड दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन हम आपके लिए निकाल के लाए हैं कि क्या वेलफेयर इंस्पेक्टर है वो डिफेंस लॉयर के रूप में काम कर सकता है? क्या कल्याण निरीक्षक जो D&R मामले में बचाव वकील के रूप में अनुमति दी जा सकती है? जैसे मान लो आप वेलफेयर इंस्पेक्टर को ही ले आए कि तुम मेरा केस लड़ लो, मेरी तरफ से तुम बात बताओ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ
नोट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट बिल्कुल, लेकिन समय पर सूचना देने पर। कुल मिला के हाँ, लेकिन उस मामले को उसे पहले नहीं निपटना चाहिए, एक प्रकार से खुद से नहीं करना चाहिए डील, फिर उसी के थ्रू करवाना चाहिए सारा काम। तो वेलफेयर इंस्पेक्टर बिल्कुल डिफेंस लॉयर के रूप में काम कर सकता है। यस, बट द केस शुड नॉट बी डेल्ट बाय हिम प्रीवियसली, खुद के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं, अनन फनन में टाइम पर वेलफेयर इंस्पेक्टर नहीं आएगा। अब आप ऐसा मत कर देना वेलफेयर के पीछे पड़ जाओगे, साहब केस देख लो, वो बेचारा नहीं पड़ेगा आपके, लेकिन रूल्स के मुताबिक हो सकता है। हु इज द सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी कौन है? ऐसा अधिकारी बता दो जो सर्वोच्च हो दंड देने के मामले में। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। वर्तमान में सीजेआई कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के? राष्ट्रपति वह अथॉरिटी होगा, किसी भी देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। तो राष्ट्रपति वह अथॉरिटी होता है जो सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, किसी भी चीज को चेक करने के लिए, किसी को दंड देने के लिए। राष्ट्रपति कह दे कि जांच नहीं करानी तो नहीं होगी जांच सर, अगर राष्ट्रपति ये कह देता है कि जांच नहीं करानी तो सर जांच नहीं होगी, फिर ध्यान रखना इस बात का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपील अगेंस्ट द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर कैन बी मेड टू, राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। देखिए चार ऑप्शन आपके पास। जब सुप्रीम अथॉरिटी, एक बात बताओ, ये वही बात है जब आप कहावतें कहते हैं ना कि जो घर में बड़ा आदमी हो सबको मारे, उसको कौन मारे? तो कुल मिला के ये वो वाली सी बात है। तो राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जा सकती है? आप सोच रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट, नहीं, राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ तो आप कहीं भी कोई अपील नहीं कर सकते। आपको ध्यान है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर किसी आदमी को फांसी की सजा सुना दी, हैंग टू डेथ की सजा अगर सुना दी, तो फिर भी वह आदमी किसके पास जा सकता है? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसे माफ भी कर सकता है आर्टिकल 72 के तहत, उसकी सजा माफ कर सकता है आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 के तहत। कह देगा कि छोड़ दो इसको, तो छोड़ना पड़ेगा सर। राष्ट्रपति के पास इतनी पावर दी गई है, सुप्रीम अथॉरिटी है भारत की। तो इंडिया के अंदर राष्ट्रपति ने कोई आदेश दे दिया तो उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। हाल ही में आपने एक खबर सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक बेहतरीन शक्ति है भारतीय संविधान के थ्रू, आर्टिकल 142 अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास एक शक्ति है, पूर्ण न्याय की शक्ति, कंप्लीट जस्टिस देना किसी को, और कंप्लीट जस्टिस देना। तो इसका कई बार सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बेहतरीन यूज करता हुआ है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा राजीव गांधी जी के हत्यारे, राजीव गांधी जी के हत्यारे लगभग 1989 या 1990 में उनकी डेथ हुई, और जब वो तमिलनाडु के अंदर गए हुए थे और एक कैंपेन और एक सभा में थे, तो एक छोटी बच्ची आती है, कोट पहने रहती है, और उसने अंदर बॉम्ब लपेटा हुआ था, और तुरंत जैसे ही स्टेज पर आती है, माला पहनाती है, इतने में तो ब्लास्ट हो जाता है, और हम हमारे एक प्रधानमंत्री को खो देते हैं। फिर जांच चलती है तो लोग पकड़े जाते हैं, और लोग पकड़े, वो मामला इसलिए था कि हमारा जो दक्षिणी हिस्सा है तमिलनाडु वाला, वो श्रीलंका के बहुत नजदीक था, और उस समय भारत और श्रीलंका में काफी इन्फ्लुएंस हो रहा था। तो इसलिए वहां के जो लोग थे वो पसंद नहीं कर रहे थे राजीव गांधी को, और कुछ लोगों ने टारगेटेड ऐसी चीज बनाई, उनको पकड़ के जेल में डाला गया। जब मामला चलता रहा तो सबसे पहले सेशन कोर्ट में गया, सेशन कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। अब उनके पास ऑप्शन खुल गया हाई कोर्ट का, मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा काफी टाइम से सुनवाई करने के बाद। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया जो सर्वोच्च अदालत है। जैसे ही उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी वास्तव में इस मामले को माना कि ये तो सजा तो फांसी की होनी चाहिए, अगर देश के प्रधानमंत्री के ऊपर वो साजिश कर रहे हैं और डेथ के मरवाने की साजिश, और लास्ट में उन्होंने हत्या कर दी उनकी, असैसिनेशन माना जाता है पॉलिटिकल मर्डर को। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फांसी की सजा सुना दी। अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था कि भारत के राष्ट्रपति के पास जाएं और माफीनामा मांगे। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सजा को कम कर सकता है, फांसी की सजा को रोक सकता है, या फिर कंप्लीटली खत्म कर सकता है। पूरा पावर होता है प्रेसिडेंट के पास। जब पूरा पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, तो राष्ट्रपति ने कुल मिला के 8 साल तक जवाब ही नहीं दिया। जितने भी राष्ट्रपति आए गए, उनकी उस चीज पर विचार ही नहीं किया, और क्योंकि उन्होंने जघन्य अपराध किया था इसलिए तब तक वो जेल में ही काट रहे थे।
लगभग 20 साल हो गए थे उन्हें जेल में, 20-30 साल हो गए थे, 20 नहीं 30 साल से भी ऊपर हो गए थे, 30 साल के लगभग उन्हें हो गए थे जेल में काटते हुए दोस्तों। तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका लगाई, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को महसूस करते हुए आर्टिकल 142 का यूज करते हुए पूर्ण न्याय देते हुए कह दिया कि इनको छोड़ दो और घर जाने दो। अब आप ताज्जुब करेंगे कि प्रधानमंत्री के हत्यारों को छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक कानून, अगर एक जुर्म किया है तो एक ही सजा हमारा संविधान कहता है। अगर किसी व्यक्ति ने जुर्म कितना किया है, एक, अगर एक ऑफेंस किया है तो सजा भी कितनी होनी चाहिए, एक। तो सर सजा कहां हुई, तो 30 साल जेल काटना सुप्रीम कोर्ट ने सजा मान लिया। जो 30 साल तक वो जेल में थे उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने क्या मान लिया, सजा मान लिया। आर्टिकल 142 का यूज करते हुए रिहा कर दिया उन लोगों को। 2022 में वो लोग रिहा हुए सारे। तमिलनाडु में जश्न का माहौल था, क्यों, क्योंकि तमिलनाडु के लोग उनके पक्ष में थे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए किसी पॉलिटिकल लीडर की इस प्रकार से असैसिनेशन करना। मतभेद हो सकते हैं लेकिन इस हद तक जाना कहां वाजिब है। तो ऐसा ही हाल ही में थोड़े समय पहले भी हुआ, जब तमिलनाडु की सरकार हाल ही में, और वहां के राज्यपाल है RN रवि, वर्तमान में चेंज कर दिया हो तो पता नहीं, अभी मैं 2 महीने पहले की बात बता रहा हूं। तो RN रवि, तमिलनाडु सरकार ने यह कहा कि वो RN रवि से परेशान है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति नियुक्त करे, राष्ट्रपति काम किसके कहने पे करेगा, जो मंत्री परिषद है, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, उनकी रिटर्न परमिशन से करेगा। इसका मतलब गवर्नमेंट बैठाती है राज्यपाल को। तो हर स्टेट के अंदर जो गवर्नर है उसको कौन बैठाती है, गवर्नमेंट बैठाती है। और अगर गवर्नमेंट उसको बैठाती है तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो तमिलनाडु सरकार में MK स्टालिन जो मुख्यमंत्री है, उनका यह कहना था कि ये राज्यपाल काम नहीं करने दे रहे, क्योंकि संसद में भी कोई बिल तब पारित होता है जब आप लोकसभा, राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे तब तक बिल पारित नहीं होगा। तो ऐसा ही स्टेट के अंदर अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा है या विधान परिषद भी है, तो इनसे पास होके और जब तक गवर्नर के साइन नहीं होंगे तब तक वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। MK स्टालिन की सरकार ने बाकायदा इन पर आरोप लगाए कि ये जो गवर्नर है RN रवि, ये साइन ही नहीं कर रहे, 2-2 साल से मामले लेकर बैठे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच के पास ये मामला गया तो उन 2 जजों ने आर्टिकल 142 का यूज किया, और उन्होंने वास्तव में ये पाया कि ये तो गलत हो रहा है। जो विपक्षी सरकार है उसको काम नहीं करने दे रहे राष्ट्रपति, वो राज्यपाल। तो फिर आर्टिकल 142 का प्रयोग करके और उन्होंने एक समय सीमा बांध दी कि कोई भी गवर्नर मैक्सिमम 2 मंथ तक, मैक्सिमम 3 मंथ था शायद, मैक्सिमम 3 मंथ तक किसी भी बिल को रोक सकते हैं। अगर उन्हें वापस लौटाना है तो वापस लौटा दो, लेकिन अगर विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली उसको वापस पास करके भेज देगी अगर, तो फिर पास करना ही पड़ेगा। या फिर आप उसको राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास बाईपास कर दो, और प्रेसिडेंट को भी उसको 1 महीने में पास करना पड़ेगा। ऐसी चीजें जब बोली तो चर्चा, पूरा देश एक सरगर्मी में आ गया कि राष्ट्रपति को आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार। राष्ट्रपति तो संवैधानिक प्रमुख है, सबसे पहला आदमी ही राष्ट्रपति है, और उस समय भी राष्ट्रपति अभी 2-3 महीने पहले द्रौपदी मुर्मू जी थी। तो एक प्रकार से मीडिया में और सत्ता के गलियारों में हलचल चलने लगी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट है ना, वो राष्ट्रपति इन पदों को मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहा है। ऐसी बातें चलने लग गई, क्या राष्ट्रपति को आदेश दिया जा सकता है? तो कुल मिला के फिर द्रौपदी मुर्मू जी ने आर्टिकल 143 का यूज करते हुए, आर्टिकल 143 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, एडवाइस मांग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है जवाब देने के लिए। तो फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया, द्रौपदी मुर्मू जी ने एक 15 पॉइंट्स का एक लेटर भेजा और सुप्रीम कोर्ट को दिया। उसमें बाकायदा लिखा हुआ था कि संविधान के अकॉर्डिंग क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को ऑर्डर दे सकता है, संविधान के अकॉर्डिंग क्या सुप्रीम कोर्ट ये तय कर सकता है कि राष्ट्रपति कोई काम कितने दिन में करेगा, गवर्नर कोई काम कितने दिन में करेगा। इस प्रकार से 15 क्वेश्चन पूछे, और 15 क्वेश्चन पूछे तो हाल ही में जो पिछले चीफ जस्टिस थे BR गवई, उन BR गवई के शासनकाल में 5 जजों की फिर से एक बेंच बैठी, और उन्होंने इस पहले वाले मामले को, जो 2 जजों की बेंच ने 142वां संविधान ये जो आर्टिकल का यूज करते हुए पूर्ण न्याय के साथ काम किया, और तमिलनाडु की सरकार में खुशियां भर दी कि अब गवर्नर कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी चीजों को नहीं रोक पाएंगे। उन चीजों को थोड़ा सा समेटते हुए और सही दिशा देने की कोशिश की, और 5 जजों की बेंच ने हाल ही में 2 महीने पहले रिजल्ट दिया। क्या सुनाया उन्होंने फैसला?
उन्होंने फैसला सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है कि राष्ट्रपति की सीमाएं तय करे। संविधान सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं कहता। और उन्होंने ये भी कहा कि बार बार आर्टिकल 142 का यूज नहीं करना चाहिए न्यायपालिका को। उन दोनों जजों को भी समझाया। क्यों? क्योंकि बार बार अगर आप यूज करेंगे तो ये इसकी गरिमा कम हो जाएगी 142 की। तो आर्टिकल 142 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो कहीं भी सारी चीजों से ऊपर जाके और चीज को डील कर सकता है। तो फिर उन 5 जजों की बेंच ने कहा कि यह फैसला गलत था, यह फैसला गलत था। और अब हम फैसला सुनाते हैं। जब संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति कितने दिन में काम करे, गवर्नर कितने दिन में काम करे, तो सुप्रीम कोर्ट कौन होता है उनको उनकी टाइम लिमिट तय करने वाला? वो उनकी सब विवेकीय शक्तियां होती हैं। इतने बड़े पद पर बैठे हैं, उनको टाइम लिमिट में बांधना एक ठीक बात नहीं है। लेकिन कुछ चीजें अच्छी की, चलो यहां तो मोहलत दे दी, लेकिन कुछ चीजें अच्छी की कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर परेशान है गवर्नर से, तो आप पर्टिकुलरली दोबारा हमारे पास आ सकते हैं और आप मामला हमारे पास रजिस्टर करा सकते हैं, मामले की सुनवाई करेंगे। और अगर हमें ऐसा लगेगा कि कोई गवर्नर जानबूझकर गड़बड़ कर रहा है तो फिर हम आड़े हाथों लेंगे। तो कहीं ना कहीं सिकंजा वहां भी कसा न्यायपालिका की। ये खूबसूरती देखी हमारी की कि न्यायपालिका ने वहां भी सिकंजा कसा कि आगे से कोई गवर्नर होगा वो 5 बार सोचेगा, वरना स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। एकदम फ्री एंड भी नहीं छोड़ा गवर्नर को, और टाइम लिमिट भी पूरी दे दी कि संविधान में कहीं भी टाइम लिमिट नहीं लिखी हुई कि राष्ट्रपति कितने दिन में काम करेगा। और संविधान बनाने का काम संसद का होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं होता। तो एक प्रकार से संविधान के जो व्याख्या करने का काम सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो एक प्रकार से ये हमने एग्जाम्पल लिया, इतना शानदार जजमेंट था ये, जिसके कारण गवर्नर के भी हाथ बंद गए, काम भी समय पर होगा और राष्ट्रपति और गवर्नर को थोड़ी खुली छूट भी दे दी। तो कुल मिला के दोस्तों ये यहां से हमें पता लगता है कि अपील अगेंस्ट द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर कैन बी मेड। क्या राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ, राष्ट्रपति ने माफ कर दिया तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको वापस कैंसिल कर देगा? क्या नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है, कोई अपील नहीं की जा सकती है राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ। दोस्तों वेरी गुड। चलिए, an employee is imposed penalty of withholding of increment but the punishment has not been effected, can the employee be promoted? एक प्रकार से किसी कर्मचारी का वेतन रोक दिया, वेतन वृद्धि रोकी है। वेतन वृद्धि का मतलब इंक्रीमेंट लगना था, रोक दिया। इंक्रीमेंट लगना था लेकिन सजा प्रभावी नहीं हुई। अभी सजा प्रभावी नहीं हुई, क्या कर्मचारी को पदोन्नत किया जा सकता है? बिल्कुल पदोन्नति की जा सकती है, कर्मचारी प्रमोशन दिया जा सकता है, इंक्रीमेंट रोक दिया हो। वरना नियम यह कहता है कि जब तक किसी कर्मचारी पर अगर कोई सजा चलती रहती है तब तक उसका प्रमोशन नहीं किया जाएगा। डी&आर मामला चलता रहता है ना तो नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां कह रहा है सजा प्रभावी नहीं हुई है, यहां कह रहा है बट द पनिशमेंट हैज नॉट बीन इफेक्टेड, अभी तक इफेक्ट में नहीं आया है तो प्रमोशन किया जा सकता है। कुछ केसों में जैसे देखो मैटर करता है चीज पर कि उन्होंने कैसा अपराध किया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहां प्रमोशन किया जा सकता है। विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज इशूड फॉर इशूइंग चार्जशीट टू ए रिटायर्ड एम्प्लॉय? वेरी गुड सर, बहुत शानदार सवाल। कोई रिटायर्ड कर्मचारी है और उसके लिए आप कौन सा फॉर्म जारी करेंगे बताइए? रिटायर्ड कर्मचारी के लिए, किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को आरोप पत्र जारी करने के लिए कौन सा मानक पत्र जारी किया जाता है? SF-14 13 तो राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है कि हम कार्रवाई कर लेंगे, रिटायर हो चुका है कर्मचारी। अब SF-11 कहती है कि माइनर पेनल्टी, छोटी मोटा दंड दिया जाएगा, इसमें जांच कराना जरूरी नहीं है। SF-10 ये कहता है कि कॉमन प्रोसीडिंग, एक साथ दो चार ने एक जगह अगर गुनाह किया है तो एक साथ ही लपेट देंगे सबको। ठीक है दोस्तों, समय जरूर लगता है दोस्तों, लेकिन यूनिक इन्फॉर्मेशन और शानदार इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर मजा आ रहा है दोस्तों तो लाइक कर दो, लाइक 100+ जानी चाहिए इसमें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डी&आर प्रोसीडिंग में सामान्य प्रोसीडिंग के लिए कौन सा फॉर्म जारी, मतलब कॉमन प्रोसीडिंग, अभी तो बोला SF-10 अगर एक से ज्यादा लोग अगर शामिल हैं तो SF-10 जारी की जाएगी और सब पर एक साथ कार्रवाई की जाएगी। जैसे मान लो 4 अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं तो काम कितना बढ़ गया फिर रेलवेज का, इसके लिए अलग फॉर्म जारी करो, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। हो सकता है उसका ब्रांच ऑफिसर थोड़ा लीनियंट हो तो उसने SF-11 दे दी, उसी मामले में दूसरे का ब्रांच ऑफिसर थोड़ा सख्त है तो उसने SF-5 दे दी। तो वो आदमी सोचेगा यार मुझे SF-5 दे दी, मुझे SF-11 दे दी, फिर अपील करते फिरेंगे, काम बढ़ाएंगे रेलवे का।
जिसको SF5 दे दी वो कहेगा सर उसको तो SF11 दी है इसी मामले में। अब अपीलीय अधिकारी देखेगा कि हाँ बात तो सही है। तो यहां कहीं ना कहीं आपस में मामले का टकराव ना हो, इसीलिए कॉमन प्रोसीडिंग एक साथ की जाती है। जैसे आपने देखा होगा एक पद्मावती मूवी आई थी, पद्मावती मूवी में क्या था, पद्मावती मूवी में आपने देखा होगा कि कई जो राजपूत जो है समुदाय जो है राठौड़ वगैरह, इन्होंने इसका विरोध किया था क्योंकि कुछ चीजें इनको उसमें खराब लगी थी, और अलग अलग स्टेट के अंदर विरोध हुआ और अलग अलग स्टेट के अंदर हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुए। इस अलग हाई कोर्ट में, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट में अलग हुआ, गुजरात हाई कोर्ट में अलग हुआ, आसाम हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट में अलग हुआ, कोई अलग महाराष्ट्र हाई कोर्ट में अलग हुआ। इस प्रकार से अलग अलग जगह मुकदमे दर्ज हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट को कई बार लगता है कि यार इस हाई कोर्ट ने अगर मामला बरी कर दिया, यार इसने सजा सुना दी, तो न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा। ये वो वाली सी बात है कि क्लास में किसी दो दोस्त गलती कर रहे थे, एक के चांटा मार दिया, दूसरे के नहीं मारा, तो बराबरी तो करनी पड़ेगी ना। तो बराबरी करनी पड़ेगी, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इन सारे मामलों को खुद के पास खींच लिया था कि तुम छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, हमारे पास ले आओ मुद्दा, हम सुनाएंगे इसकी कहानी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका पर विश्वास बना रहे, इसलिए अगर ज्यादा स्टेट में एक ही मामले पर सुनवाई हो रही होती है तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास खींच लेता है उस मामले को। तो उसी प्रकार से जो ज्यादा लोग अगर शामिल रहते हैं तो उनके खिलाफ SF10 के तहत कार्रवाई की जाती है, ताकि सबको एक ही पैमाने पर मापा जा सके, ना कि इसके साथ अलग हो रहा है, इसके साथ अलग हो रहा है, ये हाई कोर्ट अलग फैसला सुना रहा है, ये अलग सुना रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खींच लिया मामला। तो SF5 SF11 सबको एक जगह करके और SF10 जारी कर दी, कॉमन लोग हैं तो। ठीक है दोस्तों, SF5 क्या होती है, मेजर पेनल्टी होती है सर, ये बड़ी शास्ति होती है, 150 दिन में पूरी करनी पड़ती है, 4 अनुलग्न होते हैं, 3 डिफेंस काउंसलर सर्विस में रहते हुए ले सकते हैं आप। इस प्रकार से ये मेजर पेनल्टी, जिसमें कंपलसरी रिटायरमेंट आता है, रिमूव फ्रॉम सर्विस आता है और डिसमिसल की प्रोसेस आती है। ध्यान रखना, डिसमिसल, रिमूव फ्रॉम सर्विस, इनके अंदर पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन फैमिली अगर दयनीय स्थिति में है तो पारिवारिक पेंशन मिल सकती है। SF11 ये माइनर पेनल्टी होती है, छोटी शास्ति होती है, इसे 31 डेज में पूरा करना पड़ेगा, जारी करोगे तो आरोप बताने पड़ेंगे, 10 दिन में इन दोनों का प्रतिवेदन लिया जा सकता है। SF7 के तहत आप इंक्वायरी ऑफिसर डिनोट करेंगे, यह इंक्वायरी ऑफिसर जो निलंबित कर्मचारी है, जो आरोपी कर्मचारी है, उसके बराबर रैंक या उससे ऊपर का होना चाहिए। बराबर रैंक का भी बहुत कम लिया जाता है, ध्यान रखना, ऊपर का ही होना चाहिए। क्या ग्रुप सी का अधिकारी कोई जांच अधिकारी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई समस्या नहीं। गजेटेड अधिकारी, इंक्वायरी ऑफिसर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ग्रुप सी का व्यक्ति जो कर्मचारी, आरोपी कर्मचारी, उससे ऊपर के पद का होना चाहिए। हेल्पर है तो टेक्नीशियन भी बनाया जा सकता है, ध्यान रखना। अगर आरोपी हेल्पर है तो टेक्नीशियन को इंक्वायरी ऑफिसर बनाया जा सकता है। चलिए दोस्तों बहुत कम सवाल हो पाते हैं, करें क्या, इतनी सारी चीजें हैं बताने के लिए, वो सारी चीजें बताने में समय लगता है। लेकिन आपको आनंद आ रहा है अगर क्लासों में, तो लाइक बढ़ा दो, शेयर कर दो, स्टेटस पे लगा दो। ये मेरा चैनल नहीं है, ये हमारा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है दोस्तों, आप ही हैं इसके सूत्रधार। चलिए दोस्तों, एनी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी सदस्य पर D&R 1968 नॉट एप्लीकेबल, क्या लागू नहीं है? आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी सदस्य पर D&R 1968 का रूल लागू नहीं है। पहला ऑप्शन है RPF, आकस्मिक श्रमिक, और जिनके लिए राष्ट्रपति ने छूट दी है, ये तो पहला ऑप्शन है। और चौथा, अखिल भारतीय सेवा का कोई भी सदस्य, जैसे IAS IPS होते हैं ना, इनकी बात हो रही है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य। नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, तो कुल मिला के यहाँ पर ये आंसर नहीं होंगे, पहला ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपके पास, RPF के लिए अलग से रूल्स है, D&R रूल्स 1968 नहीं लगते, RPF के रूल्स है अलग से, ठीक है। कैजुअल लेबर पर नहीं लगेंगे, और जिसे राष्ट्रपति ने छूट दी है उस वो एग्जेम्पशन होगा। एनी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, एक प्रकार से अखिल भारतीय सेवाएं जो होंगी उनका कोई भी मेंबर होगा, उस पर D&R रूल नहीं लगेंगे। किस पर लगेंगे? ये कर्मचारियों पर लगेंगे, रेलवे कर्मचारी होने चाहिए, रेलवे कर्मचारी जो GM और GM से नीचे के लेवल के हों, GM पर भी नहीं लगेंगे, ना उसके ऊपर लगेंगे। बोलो दोस्तों, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर, अंडर विच D&R रूल इज द प्रोसेस फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी, अगर आपको बड़ी पेनल्टी देनी है, अब यहां स्टैंडर्ड फॉर्म की बात नहीं कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर तो 5 जारी करोगे, लेकिन इसकी चर्चा किसके अंदर है? आपसे कह रहा है प्रोसेस
प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, ध्यान रखना। देखो रूल नंबर 4 और 5 सस्पेंशन के बारे में, 6 से 8 पेनल्टी के बारे में, लेकिन 9 से 16 जो था ये इंपॉर्टेंट था, ये प्रोसीजर था पेनल्टियों का। और 9 नंबर में प्रोसीजर किसका है? मेजर पेनल्टी का। बहुत बार सवाल एग्जाम में आता है। 9 नंबर जो रूल है ये प्रोसीजर है बड़ी शास्ति का, तो यहां नियम नंबर 9 याद रखना। रूल नंबर 2 परिभाषाओं से रिलेटेड है। रूल नंबर 12 के बारे में आप बताइए। रूल नंबर 7 क्या कहता है? ये पेनल्टियों के बारे में कि आपका अनुशासनिक अधिकारी कौन होगा, क्या होगा, इसके बारे में। तो इसका रूल नंबर 9 आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। बताइए आ रहा है समझ में? हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरा समझ में आए आपको। आपसे कह रहा है इन विच डी&आर रूल इज प्रोविजन फॉर पेनल्टीज गिवन, ऐसा जिसमें डी&आर नियम में जुर्माने का प्रावधान है। तो प्रोविजन रूल नंबर कौन से में है? 6 में। फटाफट याद कर लो दोस्तों। भाग 1 में 1 से 3, सस्पेंशन 4 से 5, पेनल्टी 6 से 8, पेनल्टी का प्रोसीजर 9 से 16, अपील करना 17 से 24, रिव्यू एंड उसको दोबारा संशोधन अमेंडमेंट करना 25A, और 26 से लेकर 31 तक क्या है? अन्य मिसलेनियस है, राष्ट्रपति के बारे में कई चीजें हैं। ये भाग 1 के अंदर आता है, ये भाग 2 के अंदर आता है, ये भाग 3 के अंदर आता है, ये भाग 4 के अंदर, ये 5 के अंदर, ये 6 के अंदर, और सर 7 भागों में हमने सारा कवर कर दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म कई जारी होते हैं, 1 2 3 4 सस्पेंशन से रिलेटेड है। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 सस्पेंड, 2 डीम्ड सस्पेंशन, 3 50% गुजारा भत्ता, 4 नंबर वापस ड्यूटी पर लेना रिवोकेशन, 5 नंबर मेजर पेनल्टी, 6 नंबर दस्तावेजों की जांच से रिलेटेड, 7 नंबर इंक्वायरी ऑफिसर, 8 नंबर प्रेजेंटिंग ऑफिसर, 9 नंबर पूरा नहीं हटाया, सेकंड शो कोज नोटिस हटाया था, बाकी प्रोसेस के बारे में है। 10 नंबर कॉमन प्रोसीडिंग, 11 नंबर छोटी शास्ति, 12 नंबर विशेष मामलों में दंड देना, 13 नंबर राष्ट्रपति से अनुमति, 14 नंबर रिटायर्ड कर्मचारियों पर कार्रवाई करना राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद। चलिए दोस्तों आ रहा है क्लियर? तो इतनी सारी चीजें दोस्तों हमने इसमें जानी। ये हमने कर लिया क्या क्वेश्चन? रूल नंबर 6 है जिसके अंदर पेनल्टी के बारे में बताया गया है। अंडर विच डी&आर रूल इज प्रोविजन फॉर रिवीजन। अभी तो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाग 6 सबसे इंपॉर्टेंट है, 25 और 25 से, जिसके तहत डी&आर नियमों में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन का प्रावधान यहाँ रूल नंबर 25 के तहत किया गया है, ध्यान रखना। ये अपील से रिलेटेड है, ये प्रोसीजर है पेनल्टी का। रूल नंबर 23 के अंदर बताइए क्या है? रूल नंबर 23 में क्या है आपके लिए छोड़ते हैं, रूल नंबर 23 क्या कहता है। चलिए दोस्तों 48 की तरफ बढ़ जाते हैं। अंडर विच डी&आर रूल्स इज प्रोविजन फॉर रिवीजन गिवन, जिसके तहत डी&आर नियमों में संशोधन का प्रावधान है। तो संशोधन का 25A के तहत है। रूल नंबर 13 क्या कहता है, 12 क्या कहता है, 11 क्या कहता है। 11 में छोटी शास्ति की कार्रवाई, 12-13 के अंदर रिटायर्ड कर्मचारियों के बारे में भी बात की गई और गजेटेड ऑफिसर के बारे में भी। तो यहाँ 25 और 25A वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन, हाउ मेनी annexures शुड बी अटैच्ड विद चार्ज शीट फॉर imposing मेजर पेनल्टी। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। बड़ा जुर्माना लगाने के लिए आरोप पत्र के साथ कितने अनुबंध संलग्न किए जाते हैं? तो 4 अनुबंध, ध्यान रखना। चार्जेज क्या क्या हैं उनकी लिस्ट देना, सरकारी विटनेस कौन कौन है उनकी लिस्ट देना, 4 परफॉर्मे दिए जाएंगे कि ये तुम पर चार्जेज हैं, अब 10 दिन में तुम अपना प्रतिवेदन दे दो, 150 दिन में हम मामला सल्टा देंगे, इंक्वायरी ऑफिसर से इंक्वायरी करा लेंगे, वो विटनेस को भी बुला सकता है, लास्ट में दोषी पाएंगे तो आपके ऊपर चार्जशीट जारी की जाएगी, पेनल्टी लगाई जाएगी और NIP जारी करके आपको सूचना दे दी जाएगी, नोटिस ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आखिरी सवाल एक और करेंगे, फिर एक सेशन और रखेंगे दोस्तों, क्योंकि वरना सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक सेशन फिर और रखेंगे, लास्ट सेशन इस चीज का। तो आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहां से। इस बार हमने 15-15 की तिकड़ी को तोड़ के 20 तक पहुंचे हैं हम। हाँ जी सर। इज एन एम्प्लॉई एलिजिबल फॉर पेंशन व्हेन ही इज कंपल्सरी रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 ईयर सर्विस। क्या कोई कर्मचारी 12 साल की सेवा पूरी करने के बाद अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने पर पेंशन के लिए पात्र है? बिल्कुल। मिनिमम पेंशन के लिए 10 साल की सेवा चाहिए। मिनिमम पेंशन के लिए कितने साल की? 10 साल की। ये किस में बात की गई है? ये तो OPS में और एक UPS में ऐसी बात की गई है, ध्यान रखना। NPS में तो आपका ही पैसा था, कोई मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड नहीं थी। लेकिन जो ओल्ड पेंशन स्कीम है या यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसके अंदर मिनिमम आपकी 10 साल की नौकरी होनी चाहिए, तब जाके। अगर 10 से 20 साल तक आपकी नौकरी है तो आपको OPS में प्रोपोर्शनेट पेंशन मिलती थी, और 20 साल पर कोई
सेवानिवृत्ति या कंपलसरी रिटायरमेंट होता था तो फुल पेंशन मिलती थी। लेकिन यूपीएस में ये 25 साल कर दी गई बढ़ा के, अगर 10 से 25 साल तक आपको प्रोपोर्शनेट पेंशन मिलेगी, कम से कम 10,000 प्लस डीआर तो मिलेगा ही मिलेगा। हमारे एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस का पूरा वीडियो देख के आओ सर, पूरा डाला हुआ है। एनपीएस पर अलग, यूपीएस पर अलग, ओपीएस पर अलग, और तीनों पर कॉमन कंपैरिजन के साथ गजब का सेशन डाला हुआ है। आप एक बार देख के आइए प्लेलिस्ट में जाकर। अब देखिए यहां पर तो 10 से 25 प्रोपोर्शनेट और 25 से ऊपर फुल पेंशन मिलेगी। कितनी मिलेगी सारी चर्चाएं हमने की हैं। रिटायरमेंट के बाद कितने दिन क्वार्टर, एक वीडियो हम क्वार्टर का भी बनाएंगे, कितने दिन क्वार्टर रख सकते हो, स्थायी रूप से कर्मचारी अगर ट्रांसफर हो गया तो कितने दिन, अगर आप बर्खास्त हो गए तो कितने दिन रोक सकते हो, डबल किराए पर कितने दिन रोक सकते हो, बच्चों की शिक्षा चल रही है तो कितने दिन रोक सकते हो। सारी चीजें डिटेल में जानेंगे दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन, 50 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, और ये हमारा मेगा टेस्ट डी&आर रूल्स, और इसके अंदर हमने बहुत सारी करंट अफेयर्स के बारे में भी जानकारी दी है दोस्तों। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको पता चलता रहे कि कब कब हमारी क्लास आ रही है। हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिए। इसके अलावा आप हमसे जुड़िए। अगर आपको स्टडी मटेरियल की नीड है तो शानदार रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल, इन सभी परीक्षाओं के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप करिए दोस्तों इस नंबर पर, हमारी टीम आपको ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएगी और समय समय पर अपडेटेड चीजें आपके उन लिंक्स में ऐड करती जाएगी। आप देखिए तो सही सर, बेहतरीन चीजें आप तक पहुंचेंगी। रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हो, एलडीसी या प्रमोशनल कोटा, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम या पीक्यू इनके लिए हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। और बताइए कैसे हैं आप सभी, ठीक हैं सभी? चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, हम धीरे धीरे लाइव सेशन भी लाएंगे और भी कई हम टॉपिक पर हमारी टीम काम कर रही है दोस्तों। तो अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी ऐप पर काम चल रहा है, प्रैक्टिस सेट उस पर अपलोड धीरे धीरे हम कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट जैसे ही हम ऐप लॉन्च करेंगे आपको बिल्कुल सूचना देंगे और आपको काफ़ी सारे बेनिफिट हम ऐप के थ्रू भी देंगे दोस्तों। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और महिलाओं और बच्चों का सम्मान करिए और ध्यान रखिए। अपने आसपास का माहौल बहुत शानदार बनाई रखिए। आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर बैठने के लिए लाखों नहीं करोड़ों की जनसंख्या भारत में तरसती है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आप में उमंग है, आप में जज्बा है आगे बढ़ने का। डिपार्टमेंट में आप आगे बढ़ के और खुद को और आगे लेकर तरक्की के साथ जीना चाहते हैं दोस्तों। तो वास्तव में ये काबिलियत है, तारीफ की चीज़ है ये कि आप आगे बढ़ने के लिए इतना कम से कम उत्सुक है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे नई क्लास में नई ऊर्जा और उमंग के साथ। तब तक ध्यान रखिए खुद का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।